कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने यूट्यूब चैनल में आप तमाम जितने नाजरीन हैं, दर्शक हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड और जिस तरीके से बोलते आईने की सीरीज चलती जा रही है पिछले तकरीबन पौने 2 साल से, हर जुम्मे की शाम को हम एक प्रसिद्ध ऐसा लेजेंडरी हम पर्सनैलिटी को आपके सामने पेश करते हैं जिससे हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को हम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। ये डोमेन है म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज। उसी श्रेणी में मुझे बहुत मसरत है कि आज उस्ताद सिराज खान साहब को हम सीधे मुंबई से आपके पास ला रहे हैं। उस्ताद सिराज खान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आज के इस महफिल के अंदर बोलते आने की। मेरा नमस्कार आपको डेविड साहब और बोलते आईने के तमाम दर्शकों के लिए मेरी बहुत दुआएं, मेरा बहुत प्यार भरा आदाब, दुआएं, नमस्कार। और आप सबका खैर मकदम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे गुफ्तगू के लिए चुना। आपको मुबारक हो, आपके व्यूअर्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि उस्ताद सिराज खान साहब जो हैं, ये एक मेवाती घराने, जो बहुत ही विशाल और एक बहुत बड़ा घराना है। और इसकी इंटायरिटी को अगर हम देखा जाए कि मेवाती घराने का, दिस इज आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द ओनली घराना टू बोस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट म्यूजिकल ट्रेडिशन जिसमें हुए, एक तो वोकल और एक इंस्ट्रूमेंटल। मैं समझता हूं कि ये शायद अपने में वाहिद ऐसा घराना है जिसमें ये म्यूजिकल ट्रेडिशन वोकल और इंस्ट्रूमेंटल है। और उससे भी एक बड़ी बात मैं आपके सामने अब रिवील करने वाला हूं, ये कि उस्ताद सिराज खान जो कि जाने माने प्रसिद्ध सितार नवाज तो हैं ही, लेकिन आप सीनियर मोस्ट हमारे मेवाती घराने के जो इस वक्त म्यूजिकल ट्रेडिशन से, जिस तरीके से बात खुलती जाएगी मैं आपके सामने और बातें पेश करूंगा और सिराज खान साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों के ऊपर तफसीलात पेश करें। मेवाती घराना जो है, इनिशियली जिस तरीके से बताया जाता है कि दिस वाज को फाउंडेड बाय 2 ब्रदर्स, उस्ताद धगे नजीर खान जो कि एक बड़े प्रसिद्ध वोकलिस्ट थे, और उनके जो कि बड़े भाई हैं रुद्रवीणा प्लेयर उस्ताद वहीद खान साहब। इस पस मंजर के अंदर हम देखते हैं कि इसमें मेवाती घराने ने किस तरीके से प्रोग्रेस करी। और राइट नाउ आई कैन वेरी मच क्लेम दैट उस्ताद सिराज खान साहब जो बैठे हुए, ही इज द डायरेक्ट ब्लड डिसेंडेंट ऑफ मेवाती घराना म्यूजिकल ट्रेडिशन से। तो सबसे पहला मेरा सवाल उस्ताद जी एक बारी फिर से ये रहेगा कि इस पे थोड़ा सा आप तफसील से बताइएगा कि जो हमारा मेवाती घराना और इसका जो म्यूजिकल ट्रेडिशन रहा है, उसको आपकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्योंकि हम तो पता है कि आप सीनियर मोस्ट हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, और बातचीत आगे बढ़ती जाएगी, उसमें बातें और निकलेंगी। तो आपकी प्रेजेंट स्टेटस को थोड़ा सा बताइएगा और आपका अभी का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है मेवाती घराने में, प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा सवाल, बहुत सच्चा सवाल आपका। और ये सवाल नहीं, ये बिल्कुल आपकी तहसीब है कि घरानों के बारे में। मैं बहुत खुशनसीब हूँ इसलिए कि मैं ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ उस्ताद धगे नजीर खान साहब का हूँ। क्या बात है। मेरे परनाना थे उस्ताद धगे नजीर खान साहब, द वोकलिस्ट। क्या बात। और उनके बड़े भाई वहीद खान साहब, के बेटे उस्ताद लतीफ खान साहब बीनकार, मेरी माँ के वालिद
तो डायरेक्ट डिसेंडेंट मैं उस्ताद लतीफ़ खां साहब, गगे नज़ीर खां साहब का हूँ। तो मैं गगे नज़ीर खां साहब का परनवासा हूँ, ये बात का मुझे बेइंतहा फ़ख्र है। उसके साथ-साथ एक बहुत ज़िम्मेदारी अपने काँधों पे समझता हूँ कि ये दोनों भाइयों का घराना जो था, उस्ताद गगे नज़ीर खां साहब और उस्ताद वहीद खां साहब बीनकार। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यही एक वाहिद घराना मुझे लगता है, बहुत सारे घरानों में इंस्ट्रूमेंट भी बजे हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन कैरी अभी तक हुई है और मालिक से दुआ है कि आगे भी हो। वोकल ट्रेडिशन में मैं पंडित जसराज जी को बेइंतहा खराज अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने गगे नज़ीर खां साहब का जो सिलसिला था, वो बरकरार रखा अपनी ता ज़िंदगी ता उम्र तक, और अभी भी उनके घर से बिल्कुल म्यूज़िक आ रहा है और आता रहेगा। दुर्गा जी जो कर रही हैं, मैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी दुआएँ हैं उनके लिए। इंस्ट्रूमेंटल ट्रेडिशन से हम जो आपके सामने हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ तमाम दुनिया को कोशिश कर रहे हैं कि मेवाती घराने की ये ट्रू ट्रेडिशन जो है वो कायम रहे और आप तमाम का हम इस्तकबाल कर सकें अपने म्यूज़िक से, और आप तमाम लोगों को दिलजोई कर सकें, खुशहाली दे सकें। और ये घराना शुरू होता है गगे नज़ीर खां साहब, वोकलिस्ट बड़े मोहम्मद खां साहब के बेटे वारिस अली खां के शागिर्द थे वो, मुबारक अली खां, वारिस अली खां। और गगे नज़ीर खां साहब ग्वालियर घराने के हस्सू अद्दू खां साहब के घर के दामाद भी थे। हस्सू अद्दू खां साहब की पोती उनको दी हुई थी और बेटी दी हुई थी उस्ताद बंदेली खां साहब को, तो उनसे भी उनका एक बहुत नजदीक का रिश्ता था। दोनों देवर को ब्रदर्स, एक ही घर के दामाद। फिर बीन का सिलसिला उनके बड़े भाई वहीद खां साहब बीनकार से इंदौर रियासत होलकर में आया, और हमारे तमाम घराने के जो बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी पैदाइशें, उनकी परवरिश, उनकी तालीमें इंदौर से शुरू होती है। इंदौर एक बहुत बड़ा राजघराना था होलकर्स का, जहाँ बंदेली खां साहब भी थे। उसके बाद उस्ताद गगे नज़ीर खां साहब के बड़े भाई वहीद खां साहब रहे, उनके बेटे लतीफ़ खां साहब को वो गादी थी। माँ अहिल्याबाई के सिंहासन के पास उनकी हाज़िरी लगती थी, आज भी वो जगह है जब हम जाते हैं। और मैंने मेरे घर से बड़ा बेटा बजा रहा है, छोटा बेटा भी म्यूज़िक में है, साउंड इंजीनियर है। इस ट्रेडिशन को कायम रखने की कोशिश की है, और उसकी वजह से मैं ही एक घराने का एक आखिरी फ़र्द जैसा बचा हूँ जो इंदौर से कनेक्टेड है अभी तक। क्या बात है! तो मेरी पुरखों की ज़मीन और घर अभी भी वहाँ है। उस्ताद लतीफ़ खां साहब जहाँ रहे, जहाँ उन्होंने अपने भांजे, भतीजे, बेटों को सिखाया, शागिर्दों को सिखाया, वो इंदौर हमने बसा रखा है और हमने उसे कायम रखा है। और मैंने मेवाती घराने का एक बहुत अच्छा गुरुकुल इंदौर में बनाया है, जी। जहाँ मेरे मुंबई से, हिंदुस्तान के दूसरी जगहों से, अतराफ से और यूरोप से, अमेरिका से, इंग्लैंड से शागिर्द आते हैं। साल में 1 बार, महीने 15 दिन मेरे साथ वो रहते हैं, क्योंकि गुरुकुल के वो कॉन्सेप्ट अब पॉसिबल नहीं है कि आप उस्ताद के घर जाके रहें और उनके साथ ही ज़िंदगी गुज़ारें और सीखें। तो मैंने ऐसी कोशिश की है कि कम से कम साल में 1 महीना उन्हें मिले मेरे साथ रहने का। हमारे घर के तौर तरीके, म्यूज़िक के उस्ताद सिर्फ़ म्यूज़िक ही नहीं, तहज़ीब, उठने-बैठने की तहज़ीब, तमद्दुन, बातचीत करने के तौर तरीके, म्यूज़िक के आदाब हुआ करते थे, जी। वो हम अपने शागिर्दों को म्यूज़िक के साथ-साथ वहाँ सिखाते हैं। मैंने बहुत सी जगह देखा कि एक वाक़या कि मैं बहुत छोटा था, तो मुझे कहीं बजाने के लिए कहा गया मेरे बुज़ुर्गों से। मेरे मामा थे उस्ताद मोहम्मद खां साहब भी, और मोहम्मद शफ़ी जिनसे भी मेरी तालीम हुई। तो कोई घर में मेहमान आए हुए थे, तो मैं सितार लेके और शुरू हो गया, तो मामू बड़े गुस्से हो गए, मोहम्मद शफ़ी साहब, कहने लगे, "बेटा, आपने इजाज़त ली इन लोगों से?" ओह! तो ये तहज़ीब है कि हम अपने लैब पर जैसे ही सितार आया, तो बहुत आपसे बड़ी बात छोटे या कह दी बड़े हों, आपने, बहुत बड़ी बात। आप तस्लीम करें, इजाज़त है मैं शुरू करूँ?
ना कि आप सीधा। फिर दूसरा एक गलती मुझसे हो गई कि मैंने राग का नाम अनाउंस किया तो चिढ़ गए, कहने कि बेटा राग का नाम अनाउंस करना ये सुनने वालों की तौहीन है। अच्छा। ये तो खुद फैंटास्टिक। मतलब देखिए, तुम्हें ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमारे दर्शक पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो भी इस वक्त सोचते शुक्रिया होंगे, शुक्रिया। चौकन्ने की, भाई इतनी बड़ी बात बता रहे हैं जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, और इतनी जिन्हें स्किल्स कहते हैं, सोशल स्किल्स है, जी जी जी, तो और घरानों में ये है, महफिल में कैसे बैठते हैं, कैसी अदायगी, जी कैसे जी बोलचाल, कैसे ट्रीटमेंट, मैनरिज्म्स, जी। ऑल यू आर टीचिंग अस। प्लीज कंटिन्यू। तो मैंने राग का नाम अनाउंस करके उस वक़्त मैं खमाज बजा रहा था। रफ़ी साहब की बंदिश उनकी, मजीद खान साहब की, उनके वालिद मेरे नाना की। तो मुझसे कहने लगे, बेटा राग का नाम अनाउंस करना सुनने वालों की तौहीन है। क्या बात है। तो पहले तो आप ये करें कि आप बजाएँ, वो खुद देख लेंगे कि आपका राग है या नहीं है। बात है। आप राग का नाम अनाउंस करके और अगर राग सही नहीं बजाया आपने तो आप सुनने वाले की तौहीन कर रहे हैं। तो ये तमाम आदाब, तहज़ीब हमें, एक एक छोटी-सी बात मुझे और याद आती है कि मैंने अ, भी अपने बुजुर्गों को देखा कि वो शॉल लेके बैठते हैं हमेशा, पैर पर डालते हैं। तो मैंने अपने उस्ताद से, उस्ताद गुलाम कादर खान साहब से मेरी बहुत सारी तालीम हुई, नाना जो मजीद खान साहब, लतीफ़ खान साहब के भाई, उस्ताद वहीद खान साहब के बेटे, लास्ट लिविंग लेजेंड, जो 2002 में गुज़रे हैं। हम्म। लेकिन बेटा ये जो पैर पैर पे शॉल रखने का जो तहज़ीब भी चला है गाने या बजाने वालों के लिए, ये कि आप जब बैठते हैं तो आपके पैर की नोक अंगूठे का वो सुनने वालों की तरफ जाता है, तो आपका पैर उनकी तरफ ना जाए इसलिए उसे ढक लिया जाए। ओहो। तो शॉल डालना शुरू किया ओह। बुजुर्गों ने कि आप सुनने वालों की तहज़ीब, सुनने वालों का अदब करें कि आपका पैर उनकी तरफ जा रहा है। जैसे हम बुजुर्गों के, बड़ों के सामने बैठते हैं तो उनकी तरफ पैर नहीं करते। ये एक ये एक रिस्पेक्ट है बड़ों की। तो ऐसी तमाम चीज़ें हमारे गुरुकुल में अ, होती हैं म्यूज़िक के साथ-साथ। उस्ताद जी, मैं रियली आपको अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आमतौर के दर्शक जो हैं सोचते जरूर हैं और कभी पूछते नहीं हैं, लेकिन आपने इस तरीके से बता दिया तो हम उस बात का एहतराम रखेंगे और उस बात को जांचेंगे, इज्जत देंगे। अच्छा उस्ताद जी, ज़रूर, ये शुक्रिया। बताइएगा, आप तो इंदौर में जैसे पैदा हुए, और जी, बिल्कुल। शुरू में हमें जब हम आपके बायोडेटा को देख रहे थे, खंगाल रहे थे, तो बड़ी दिलचस्प बातें नजर आई। उनमें से एक बात ये नजर आई कि आफ्ताबे जो कि सितार हमारे उस्ताद विलायत खान साहब रहे हैं, एक लेजेंड रहे हैं, जी, उन्होंने आपको शायद शुरुआती बिल्कुल गुण जो सितार से होते हैं वो आपको अंदर भरे, और उसके बाद जो है साथ में लेजेंडरी जो कि उस्ताद रईस खान साहब, उन्हों से बारीकियां आपने काफी सीखी, और साथ जी, में बहुत मेहरबानी। अपने जो कि ग्रैंडफादर जिस तरीके से अपने बताया था कि गुलाम अदर खान साहब से भी आपने ये तमाम चीजें भरपूर ली। इनके बारे में थोड़ी चर्चा कीजिएगा, रोशनी डालिएगा कि इन बड़ी लेजेंड्स के साथ आप रहे, उनसे क्या जी, क्या क्या सीखा और क्या क्या लगता था, उसको पेश कीजिएगा हमारे सामने। जी, जी, बेहतर। मैं अगर मेरी ज़िंदगी का सफ़र वो बचपन का मेरा इंदौर से शुरू करूँ, तो असल में मेरा हाथ रखवाया गया सितार पर उस्ताद लतीफ़ खान साहब के ब्रदर इन लॉ साले, मेरी माँ, मेरी वालिदा के मामू, उस्ताद उस्मान खान साहब बीनकार। क्या बात है। तो उनसे मेरा हाथ रखवाया गया हम्म। क्योंकि उनकी वहीं हमारी स्कूलिंग होती थी, वहाँ उस्ताद अमीर खान साहब का आना-जाना, उस्ताद जहांगीर खान साहब तबलिये जो 103-4 साल के होके गुज़रे। उस्ताद अमीर खान साहब को मैंने ऐसे देखा कि हम बजा रहे हैं बच्चे तो वो सामने बैठे हैं, और अ, इतने अदबदार और इतने प्यारे बड़े लोग थे कि पानी का ग्लास रखा है तो हमसे नहीं माँगा, उठ के ले लिया उन लोगों ने। इतने बच्चों को भी प्यार इज़्ज़त करते थे। तो मैंने उन बुज़ुर्गों, तो मेरी शुरुआती तालीम मेरे हाथ रखवाना और जिसे कहते हैं सरगम या गत तोड़ा, वहाँ शुरू हुई। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं हाई स्कूल एसएससी मैंने करके इंदौर से महाराजा शिवाजीराव हाई स्कूल। तो मेरे अपने मामू दूसरे जो थे उस्ताद मोहम्मद शफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम से मशहूर थे वो यहाँ। उनके पास आ गया मेरी वालिदा के साथ, तो मेरी गत तोड़े के बाद में जो तालीम हुई, घराने की जो एक्चुअल नुआंसेस की तालीम हुई, वहाँ से शुरू।
तो वहाँ अक्सर उस्ताद विलायत खान साहब का आना होता था, क्योंकि वो उनके ब्रदर इन लॉ थे। विलायत खान साहब हैं थे, तो विलायत खान साहब की बड़ी बहन जो थी वो शफी साहब को दी थी, तो वहाँ अक्सर वो वहीं ठहरते थे। तो एक दिन मैं बजा रहा था, तो वो बैठे हुए खाना खा रहे थे अंदर रूम में, तो कहने लगे, शफी भाई कौन बजा रहा है ये? इसकी ये यमन में जो है, इसकी दोनों मध्यम बार-बार लगा रहा है, ये यमन कल्याण के मध्य। कहने लगे, मेरी ही बंदिश सिखाई हो। दारा दर 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 दार दार दर दा दर दारा डा दड़ा दा दर 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 दार धार दर दा दर दारा दा। क्या तो बात। मैं बजा रहा था। तो बिलाल खान साहब, शफी साहब ने बोला, शफी साहब उनके बहन भाई? कहने लगे, कनीज का लड़का है, बहन का लड़का। तो अच्छा अच्छा अच्छा। खैर मैं वो खाना उनका हुआ, उसके बाद में तो वो थोड़ी देर बाद शफी साहब को बोले, कहने लगे, यार शफी भाई, इसके हत्थे पंजे तो अच्छे हैं, इसे मेरे पास भेज दो। कहने लगे, बिल्कुल घर की बात है। तो विलायत खान साहब से के घर, मतलब मक्का मदीना कौन नहीं जाना चाहेगा? सही बात है। आप काशी और जी। वहां के लिए अगर आपको, तो हाँ, जैसे ही मैंने सुना तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। तो खुश हो गए खैर आप। उन्होंने मेरे को, और मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं जब देहरादून पहली बार गया, तो अब्बा उस्ताद विलायत खान साहब मुझे लेने के लिए आए। अच्छा। अरे अरे। मैं उनकी वालदा के साथ था, हाँ हाँ। उनकी मर्सिडीज स्टेशन के बाहर खड़ी हुई, और आने के भाई बहन के साथ आ रहा है, बहन का बच्चा, तो मेरी वालदा उनकी कजिन भी होती है। और विलायत खान साहब से तो मतलब बहुत पुराना रिश्ता उनके घर से। तो जब हम खैर उतरे साहब उनके वहां, तो कहने लगे, माँ से बात करने लगे, अच्छा बेटा आ गए, कहाँ है तुम्हारा सितार, चलो पकड़ो बगल में घर। तो गाड़ी में सितार रखा, और मुझे एक मेरे ख्याल से उस वक्त 20 रुपए निकाल के उन्होंने दिए। बोले कि देखो, ये सामने एक गली जा रही है, सीधे चले जाओ, हम तो हमारी बहन को लेके जा रहे हैं, ये 20 रुपए तुम पकड़ो, और वहां से हमारे पान आते हैं, वो एक पान वाला है, उसके वहां से कच्चे पान लो, क्या बात है। और उसके बाद बस पकड़ के तुम क्लेमेंट टाउन, सुभाष नगर, देहरादून आ जाओ, और वहां किसी को भी पूछो सुरबहार बंगला कहाँ है। अब अच्छा देखिए, तालीम मेरी वहीं से शुरू हो गई। अच्छा। अम्मा को लेके तो वो चले गए, और सामान लेके, और मुझे 20 रुपए दे दी कि लगे, इसमें से तुम्हें 3.5-4 रुपए बचेंगे, तुम्हारा बस का किराया है, जी जाओ जाके ये पान लेके और घर पहुंचो। जी अब मैं 3:30-4 बजे का टाइम, वो देहरादून एक्सप्रेस वहां जी पहुंची। जी खैर साहब, जी। चला गया। फिर मेरी तालीम ऐसी हुई हुजूर, मैं आपको क्या बताऊं, बड़े मेरे उस्ताद, मेरे पीर की तरह उन्होंने मुझे सर पे हाथ रखा। मैं और शुजात भाई एक ही रूम में सोते थे, एक ही साथ हम्म, खाना खाते थे। हम्म, और मैं क्या, जितने भी शागिर्द वहां रहते थे, वो सबको एक साथ बैठ के सिखाते थे। हम्म, उसके बाद 3 एक साल के करीब मैं देहरादून उनके पास रहा। बचपन मेरा जो है, मेरी समझ लीजिए कि मेरी टीनेज शुरू हुई थी, तो मैं वहाँ, शुजात भाई, मैं, यमन जिला हमारा, ग्रो अप वहाँ हुए। उसके बाद घर में तो म्यूजिक मेरा बचपन से इंदौर से ही शुरू हो चुका था। उस्मान खान साहब, मोहम्मद शफी साहब। तो जब मोहम्मद शफी साहब के पास आया, तो देखा कि मोहम्मद शफी साहब के दूसरे भाई, सगे फूफीजाद भाई, मोहम्मद खान साहब, उस्ताद रईस खान साहब के वालिद, वो भी वहीं रहते थे। अच्छा। शफी साहब के पास आ गए थे वो रहने के लिए। ओ। तो उन दिनों उनको पैरालिसिस का अटैक आया था, तो वो तबीयत खराब रहती थी। तो सीधे हाथ से मिजराब, बड़ी बेटी उनकी जो थी, नीलोफर बाजी, जिन्हें बाद में बेगम खान के नाम से भी हम बुला, वो बजाती थी, और लेफ्ट हैंड से ये मीन बजाया करते थे उस्ताद मोहम्मद खान साहब, सिखाने के लिए। तो मुझे एक काफी की बंदिश उन्होंने सिखाई। एक चीज उनसे मुझे सीखने मिली, उस्ताद मोहम्मद खान साहब। अब देखिए, ये नसीब है मेरे कि उन लेजेंड्स से मैं थी, और ये बहुत वो बड़ी बात। डायरेक्ट लतीफ खान साहब के बेटे गोद लिए हुए, और उनके शागिर्द भी, वो सारी चीजें। तो मुझे मुझे इन लोगों से सीखते वक्त ऐसा लगता था जैसे मैं डायरेक्ट अपने नाना लतीफ खान साहब से सीख रहा हूँ, क्या क्योंकि बात। मैं तो उनको देख नहीं सका। जी 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 तो जी। मेरी बहुत खुशनसीबी है। फिर मेरा रईस भाई के साथ, वो बड़े भाई भी होते हैं, फूफीजाद भाई, तो मेरा उस्तादी शागिर्दी से ज्यादा एक बहुत खूबसूरत भाई का, दोस्त का रिश्ता रहा। बेतकल्लुफी के साथ मैं उनके साथ ट्रेवल करता था, और हिंदुस्तान के बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस मैंने उनके साथ ट्रेवल किया।
और 2-3 जगह उनके साथ परफॉर्म करने का भी मौका मिला। एक दिन उन्होंने देखा कि मैं कुछ 2-4 ताने अच्छे जी बजा रहा हूँ, जी तो कहने लगे चलो सितार ले लेना, तुम अहमदाबाद में हमारे साथ बजा रहे जी हो। जी लास्ट मिनट पे बोलते हैं। फिर जी एक बार देवास रजब अली खां साहब की बरसी में वो बजा रहे थे, तो कहने लगे कि दादा के वहाँ हाज़िरी दो, तुम भी। तो साहब उनका नंबर आने वाला था 2 ढाई बजे, मुझे उन्होंने कहा था कि हम 12 साढ़े 12 बजे आने वाला था, सॉरी। मुझे कहा कि तुम मालकौंस तैयार कर लेना, लेकिन उस्ताद गुलाम कादर खां साहब इनके पहले बैठे गाने के लिए, अच्छा, लेजेंड ऑफ द घराना थे। बड़ी तो बात है। वो 2 ढाई घंटे ऐसा गाए कि ओह, इनका लेट हो गया खां साहब, हाँ रईस खां साहब का बजाना। हाँ तो ढाई बजे के करीब, 3 बजे के करीब इनको मिला बैठने के लिए चांस। तो अब मुझे भी उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ बजाओ। तो हम्म पता चला कि लेट हो रहे हैं, तो मुझे ग्रीन रूम में बोलते हैं कि भैया राग बदल दिया हमने, तो भंकार बजाएँगे। मैं बोला भाईजान मुझे तो भंकार आता नहीं है। कहने लगे ये सरगम है, याद करो और इसमें फिरना शुरू करो। अब देखिए वो वहाँ तालीम किस तरह होती है। और गत का मुँह हम बाँधेंगे, आगे तुम इस स्टेज पे देखते जाओ और सीखते जाओ। अब यहाँ देखें अब तुम्हें कितना तैरना आता है। तो साहब इस तरह से मेरा उनके साथ भी रहा माशाल्लाह से। और तो मेवाती घराने की जो बहुत सारी नुआंसेस गायकी के हैं, वो मुझे उस्ताद गुलाम कादर खां साहब से हिस्ट्री, तवारीख, घराने की खुसूसियात और घराना कहाँ से शुरू हुआ, किन लोगों ने घराना शुरू किया। तो अगर मैं मेवाती घराने का सवाल आपका उसका अगर जवाब दूँ, तो ये वो घराना है जो घराना कव्वाल बच्चों के घराने से शुरू जी हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कव्वाल बच्चों, मेरा ख्याल है ग्वालियर घराने से ग्वालियर में भी ताल्लुकात है। वहाँ रहे। तो जी हाँ ये दिल्ली से होता है। दिल्ली में कव्वाल बच्चे जो थे, हज़रत अमीर खुसरो ने 12 बच्चे चुने थे, जी जो समा खाने में कव्वाली करते थे। जी और हाँ, कव्वाली के बोल में जो वो आकार और वो पढ़ंत करते थे, हम्म। वो जो फिरते थे, वहीं से ख़याल की इजाज़त हुई। तो एग्जैक्टली 12 तर्जमा बच्चे। वगैरह जो यूज होता था। जी हाँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो खान जो साहब, मैं जी, बात को कट शॉर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम हमारे दर्शक एक बात के मुंतजिर हैं, वो खासकर ये है कि इस वक्त कोई क्लासिकल बंदिश जरूर सुनाइए, क्योंकि बहुत बड़ा मजा आ जाए, क्योंकि बातचीत तो खूब चलेगी, बीच बीच पे हम परफॉर्मेंस भी सुन रहे, तो वो क्लासिकल बंदिश में क्या सुना रहे हैं आप? अ, मैं आपको 1-2 मिनट में आपको यमन, जी जो हमारे यहाँ के तालीम के राग हैं, तो कैसे बीन के अंग से शुरू किया जाता है, मैं ठीक है, आपको सुनाऊँगा थोड़ी देर में। ठीक ज़रूर ज़बल की एक बंदिश सुनाऊँगा। ख़याल अंग क्या है? ठीक है, और इस घर में रुद्र वीणा से सितार सीखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो वो उसकी नुआंसेस सुनाता हूँ आपको मैं। ठीक 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 ठीक।
उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत आपने ये जो इस तरीके से यमन को पेश किया, हमारे तमाम नाजरीन जो हैं बड़े खुश हैं, और आपकी जिस तरीके से बातचीत का हम लुत्फ उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया। इंदौर से तो आपका एक बड़ा भारी एक ब्रिज रहा है, कनेक्शन रहा है, वो तो आपने बताया। देखिए, इंदौर का जब नामा उस्ताद अमीर खान साहब का नाम याद आता है, लता मंगेशकर जी का नाम याद आता है, जी जी यानी कि कितनी बड़ी बड़ी लेजेंड्स वासियों की, और आप भी उधर से ही हैं। बहुत अच्छा। इंदौर में अभी भी कनेक्शन के हिसाब से शायद आपने कुछ गुरुकुल का भी वहां पर कुछ काम शुरू करा है, मुझे जहां तक जी 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 कुछ रोशनी जी जी डालिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्लीज बताइएगा। मैं हमारे आबाई वतन इंदौरी है। मेरी पैदाइश इंदौर की, रईस खान साहब की, रईस भाई की पैदाइश इंदौर की, मोहम्मद अच्छा खान साहब की पैदाइश इंदौर की, अच्छा। मोहम्मद शफी की पैदाइश इंदौर की, उस्ताद गुलाम कादर खान साहब, मतलब लेजेंड्स लगातार वहां से चले आ रहे। लता मंगेशकर जी के पिताजी मंगेशकर साहब, दीननाथ मंगेशकर जी। दीनानाथ मंगेशकर जी महाराज इंदौर के वहाँ नाट्य संगीत के लिए थे। फिर कुमार गंधर्व जी जो हैं देवास में थे। हाँ, अरे वाह, देवास से। तो ये इंदौर के आसपास जो अतराफ है, हम्म इंदौर, देवास, हम्म। ग्वालियर, भोपाल। धार, हम्म। भोपाल, ये सारी रियासतों में म्यूजिक। धार में मेरे दादा उस्ताद, परदादा उस्ताद, मेरे फादर की तरफ से मेरा पैटर्नल साइड जो है वो ध्रुपदियों का है। उस्ताद हैदर खान साहब क्या बात। मेरे परदादा थे, क्या बात। और वो बाबा बहराम खान साहब डागरों के शागिर्द थे, अच्छा अच्छा अच्छा। और कोठीवाल ध्रुपदीय कहलाते थे। जी वो धार स्टेट में थे, महाराजा पवार के वहाँ। जी। उस्ताद रजब अली खान साहब देवास में, उस्ताद गगे नजीर खान साहब, हसवद्दू खान साहब, नथु खान साहब, ये सब ग्वालियर में। जी। पंडित कुमार गंधर्व जी देवास में, पंदेली खान साहब, वहीद खान साहब बीनकार इंदौर में। तो इंदौर के पूरे इस रीजन को मालवा कहा जाता है। मालवा तो बड़ा तो म्यूजिकल, मालवा की जो पूरा एरिया बड़ा म्यूजिकल म्यूजिक, रहा। जी जी बिल्कुल। ये तो नाम ऐसे ऐसे ये बता दिए कि आपने आप ही एक से एक मेलोडी जो है हमारे कानों में गूंज रही है। अच्छा उस्ताद जी, ये बहुत बताइए कि देखिए टाइम जिस तरीके से निकल रहा है, क्लासिकल में यमन सुना दिया, आपके सेमी क्लासिकल में भी हमारी कुछ अगर आप पेश कर देंगे बड़ा मजा आएगा, कुछ हमारे दर्शक बड़े खुश हो जाएंगे। कुछ सेमी क्लासिकल में भी प्लीज छोटी सी आप बंदिश जरूर दिखाइएगा, प्लीज जी, बजा। मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा, उसके बाद सुनकर आप खुद उसका जिक्र कीजिएगा। वो देखिए, अगर हम सेमी क्लासिकल बजाते हैं तो दो तरह के सेमी क्लासिकल होते हैं। एक हाँ, तो होता है फोक, अच्छा। और एक होता है ठुमरी अंग। तो ठुमरी अंग जब होता है तो उसमें भाव प्रधान ज्यादा होता है बजाने में। हाँ, बोल प्रधान और भाव ठुमरी में प्रधान। ठीक। भाव, बोल बोल बनाओ, बोल प्रधान जी, है ना, बोल बनाओ। बोल बनाओ। जी। तो बोल को कहते हैं, उसको बार बार कहना, और हाँ वो अलग अलग अंदाज में कहना, वो सुनाऊंगा मैं आपको। हाँ। जी 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 सुनाता हूँ। जी 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 जरूर, जी। जरूर।
बात है, वाह वाह उस्ताद सिराज साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा उस्ताद जी, एक प्रश्न हमारे जहन में जब आता है, क्योंकि हम खासकर मेवाती घराने के लिए हम बात कर रहे हैं और इसका जो शुरुआती हम मकाम देखते हैं, एक तो देखिए जैसा आपने वोकल ट्रेडिशन का बताया, एक आपने म्यूजिकल या तंत्र के हिसाब से बताया, तो उसमें रुद्र वीणा से जो है मेरा ख्याल है कि वहां से एक शुरुआती हुआ था, और सितार में किस तरीके से ढाली गई वो 18 प्रकार, वो 18 या 18 एस्पेक्ट जो थे रुद्र वीणा से सीधे के सीधे सितार पे जो लिए गए, और बाद में सितार में इसको काफी बजाने लगे। तो ये भक्ति रस का जो एक हम अंग देखते हैं मेवाती घराने में, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे कुछ प्रकाश डालिए प्लीज। बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, आपने बहुत सही नोटिस किया है। मेरे ख्याल से मेवाती घराने को सुनने वालों ने शायद इस बात को अगर नजरअंदाज किया होगा तो मेवाती घराना बहुत खूबसूरतली एक भक्ति रस से ही पैदा हुआ जी, क्योंकि कव्वाल बच्चों का ये असर है, उस्ताद खाना है इस घराने का। तो ये समा खानों का म्यूजिक था, सूफी समा खानों में, टेम्पल में बजाया गाया जाने वाला म्यूजिक था। तो इसलिए वहाँ हमारे वहाँ वो जो एक बोलों में जो पाकीज़गी हुआ करती थी, उसका बड़ा ध्यान था। जैसे बहुत सारी बंदिशें मैं देखता हूँ कि वो ठुमरी बेस बंदिशें हैं कि भैया मैं तो कर आई पिया संग रंग रे लिया, मैं तो कर आई, बोल है ठुमरी अंग का बोल है कि मैं तो कर आई पिया। लेकिन हमारे यहाँ इसको बिल्कुल बिल्कुल भक्ति रस में के बोलों में गाया बजाया गया। तो भक्ति रस इसलिए है क्योंकि समा खानों से ये आया। करेक्ट। और ख्याल की उत्पत्ति भी हजरत अमीर खुसरो की मानी जाती है। तो वो जब बोल कहते थे तो उसमें जो गिरेबंदी करते थे वो गिरेबंदी की तरह ही ताने होती थी। तो इसलिए भक्ति रस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और रुद्र वीणा क्योंकि भगवान शिव का क्रिएशन है ये बीन। सबसे पहले तो रुद्र वीणा जो है वो साज ही इटसेल्फ बड़ा सूफी साज है। उसमें ना तो खटका बजता है ना मुर्की बजती है। अच्छा। ये तमाम चीजें उसमें सीधा अलाउड सीधा। नहीं है क्योंकि गुरबत बजता है जी। जी। उसमें मींड, मसक, कसक, वो नहीं। महक, दहक, गमक के 10 प्रकार हैं। स्फुरित गमक है और अलग अलग प्रकार की गमकें हैं, आंदोलित स्वर हैं। तो जो जो नुआंसेस 18 प्रकार के बीन में आते हैं। फिर मिजराब के बोलों का हमारे यहाँ बड़ा, जैसे मिजराब जो है बीन में हमेशा, हम सितार में तो एक उंगली से बजाते हैं दा रा दा रा, लेकिन बीन में दा इससे कहलाते हैं तो दा रा दा रा दा रा दा रा, पहला ये चलता है। क्या बात है। और शिकारी इससे बजती है। तो हमारे यहाँ बीन को जब तो इन बोलों के नाम, जैसे सितार में तो दारा कहते हैं, बीन के इन मिजराबों को नारायण नारायण, आपने तो ये बोल की जाप हुआ करता था घरों अच्छा में। अब आप जी। देखिए कि सुबह उठ के उस्ताद वहीद खान साहब नमाज पढ़ के आ रहे हैं और अपने बच्चे उनके बैठे हुए हैं और गाना उस्ताद गुलाम कादर खान साहब गा रहे हैं, लतीफ खान साहब बीन बजा रहे हैं। तो वो जाप क्या कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ गाना भी शुरू होता था तो एक आपने सुना होगा पंडित जसराज जी को कि जी ओम अनंत हरि बिल्कुल बिल्कुल। नारायण। तो इसका मैंने एक बार उस्ताद गुलाम कादर खान पूछा खान साहब से कि लेकिन बेटा ये जितने भी शब्द इसमें आ रहे हैं, ओम अनंत हरि नारायण, जितने आकार इकार ओंकार आ रहे हैं वो सब षडज पर आधारित कर लेते साधना, उसके बाद गाना शुरू करते हैं। तो सारे उच्चारण आपके सही हो गए। उच्चारण सही हो गए। भक्ति उच्चारण के और भक्ति का जो तसव्वुफ का जो रंग है वो कवाल बच्चों से आया का जो है वो बिल्कुल सादगी में आता है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बहुत खास आपने भक्ति रस जो इसमें बताया है। और वो रुद्र वीणा से जो 18 प्रकार के जो एस्पेक्ट हमारे सितार पे अंदर ले, ये एक बड़ा काम मेवाती घराने में आपका म्यूजिक ट्रेडिशन में रहा है। तो उस्ताद जी, हमारे प्रोग्राम का जिस तरीके टाइम खत्म होने पे है,
मैं आपसे इस पेशतर के एक गुजारिश करूं कि आप एक चलते चलते एक बड़ी खूबसूरत सी धुन हमने बड़ी सुनी है, एक वो तो धुन सुनाइएगा, और एक आप जाते हुए हमारे जो अपकमिंग जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको एक मैसेज दीजिएगा। बल्कि मैं इस मुकाम पे इसी वक्त याद कर रहा हूं कि आपके जो कि बेटे हैं, 2 बेटे हैं, जिनमें से एक जो असद खान साहब जो आपके सक्सेसर माने जा रहे सितार में, उनका तो हमने कई फिल्मों में देखा है और उनका सुना है उनका म्यूजिक। जैसे मैं समझता हूं कि अभी जोधा अकबर थी, स्लम डॉग मिलियनर है, बल्कि कॉमनवेल्थ जो हमारे गेम्स है उसका थीम सॉन्ग है, बेईमान लव पिक्चर है, समीर है, अमावस है, वगैरह वगैरह। ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो बड़ा सक्सेस है और बड़े इंटरनेशनली नोन है। तो एक मैसेज आखिर में चलते चलते दीजिएगा और एक धुन बताइएगा। जी, मैं धुन सुनाता हूँ आपको, क्योंकि हमारे घराने का फिल्मों से भी एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन रहा है। मोहम्मद शफी साहब, नौशाद साहब के फर्स्ट असिस्टेंट, मुगले आजम से भी पहले, और बहुत सारी पिक्चरों में उन्होंने भी म्यूजिक दिया। तो जो फिल्मों में दाखला हमारे घराने के लोगों को मिला वो मोहम्मद शफी साहब की वजह से। जी। वो जब बचपन से फिल्मों में आ गए थे, उसके बाद रईस खान साहब को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया सितार में कि तुम सितार बजाया करो। फिर रईस खान साहब, यू नो, ही व्हाट अ जीनियस ही वाज। देन असद साहब की एंट्री होती है, तो ये फिल्मों का जो तालीम है वो भी साथ साथ चलती रही हमारे घराने में। जी जी, हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बोलते हैं यूट्यूब चैनल की माफ कर कि आपने इतना सुंदर तरीके से सारा मेवाती घराने का जो पूरा शुरुआत से लेके टिल डेट तक, और आप आपके सीनियर मोस्ट सबसे बुजुर्ग आप हमारे हैं, आपके घर में और आपके ददियाल ननिहाल पूरे तरीके से एक मेलोडियस आपका संगीत में आपका परिवार रहा है, और इतनी बड़ी लेजेंड आप खुद हैं हमारे लिए उस्ताद सिराज खान साहब। शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया सर, आपको हमारी शोभा बढ़े। हाँ प्लीज कुछ कहिएगा, प्लीज कुछ कहना चाहते। मैं, आपने फरमाया था कि हमारी जो दर्शक सुनने वाले हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत प्यार, नमस्कार। और जो आप यंग जनरेशन कर रही है, मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत अच्छे हाथों में म्यूजिक है और बहुत अच्छा कर रहे हैं ये काम। इतना अच्छा रिफाइन होता चला जा रहा है, इस बात का मुझे बहुत तसल्ली है, और आने वाली पीढ़ियां भी अच्छा करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दुआ कीजिए कि मेरे कंधों पर मैं डायरेक्ट जब अपने आप को देखता हूँ कि उस्ताद भगत नजीर खान साहब का परनवासा हूँ, उस्ताद वहीद खान साहब का नवासा हूँ, तो बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं अपने बच्चों को और शागिर्दों को यही कहता हूँ कि बेटा ये मेरे जैसे उस्ताद ने कहा था, उस्ताद गुलाम कादर खान साहब ने एक बार, कि बेटा ये संगीत का बोझ वज़्न होता है, मरने से पहले ये सब सिखा के जाना, वरना अर्थी भारी हो जाएगी वज़नदार, सब दे के जाना। ओहो, क्या मार्वलस, क्या बड़ी बात। हाय हाय हाय। तो स्वरों में बड़ा वज़न होता है बेटा, जो कुछ भी तुम्हें तालीम मिली है वो सब यहाँ दे के जाना अपने क्या औलादों को, अंदाज है, शागिर्दों क्या को। अंदाज है, कौन कहता है इतनी बड़ी बात, कैसे, क्या बात है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, और इंदौर का गुरुकुल आपकी दुआओं से सक्सेस हो रहा है, और वहां से अच्छे अच्छे बच्चे आपको सुनाई देंगे फ्यूचर में। असद मियाँ के और शहराज मियाँ के अलावा भी बहुत सारे बच्चे अच्छा गा बजा रहे हैं। मेरी दुआ है कि सब लोग बहुत अच्छा करें, और जो भी इस घराने के फ्यूचर हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद सिराज खान साहब, आपके बोलते आने के यूट्यूब चैनल के इस विशेष हमारी जो श्रृंखला थी, और जाते जाते यही कहेंगे कि फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या है बाहर आ गई मैखाने में। सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं जिंदगी के उस मकाम पर हूँ, म्यूजिक के लिए एक शेर आपको मैं भी सुनाता चलूं। प्लीज प्लीज प्लीज। इसके साथ एक छोटा सा किस्सा। विलायत खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब को एक जगह में सुन रहा था, तो वो एक चीज बजाते बजाते रुक गए। मरने के, गुजरने के 2-4 साल पहले की बात है, और एक जुमला कहा उन्होंने कि यार ये काम ऐसा है कि जब बुद्धि थी तो बल नहीं था, और जब बुद्धि आई है तो बल नहीं है। क्या बात। तो जिंदगी का ऐसा वो आता है। तो इसके लिए एक शेर ये है जी कि आज़ा तमाम जिस्म के मंजिल तक पहुंच गए, जी जी
बस एक निगाह शौक अभी तक सफर में है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरी